हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस लाइफ में आपका स्वागत है। आज जिस विषय को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस विषय की चर्चा हम लोग इस तरह से करते हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर आज जो विषय पढ़ने वाले हैं उसका हेडिंग है मार्क्सवाद। इससे पहले कि हम लोग ये जाने कि मार्क्सवाद क्या है, आइए हम लोग उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ जान लेते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, ये जो तस्वीर लगी हुई है ये मार्क्स महोदय की तस्वीर है। इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। कार्ल मार्क्स 1818-1883 जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। आप ये भी कह सकते हैं कि मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। वो प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी माने जाते हैं। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स। इनका जन्म 5 मई 1818 को त्रेवेस प्रसा के एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा बर्लिन और जेना विश्वविद्यालय में साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन। इन्होंने क्या क्या पढ़ा? साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। इसी काल में वह हेगेल के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि मार्क्स के जो एक बहुत ही अच्छे मित्र थे उनका नाम फ्रेडरिक एंजल्स था। और फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स, इन दोनों के विचारों को ही हम मार्क्सवाद कहते हैं। चलिए अगले चरण में चलते हैं। देखिए, सबसे प्रथम है कि मार्क्सवाद क्या है। बहुत ही संक्षिप्त तौर पर हम कह सकते हैं, मार्क्स एवं उनके मित्र एवं साथी फ्रेडरिक एंजल्स के विचारों एवं शिक्षाओं को उनके अनुयायियों ने, अनुयायी का मतलब फॉलोअर्स, उनके मानने वाले, उनके अनुयायियों ने मार्क्सवाद का नाम दिया। वस्तुतः मार्क्स एवं एंजल्स के दर्शन को मार्क्सवाद कहा जाता है। बहुत संक्षिप्त परिभाषा है ये बच्चों, इसको बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं कि मार्क्सवाद क्या है। तो 2 लाइन में आप लिख सकते हैं कि मार्क्स एवं उनके मित्र एवं साथी फ्रेडरिक एंजल्स के विचारों एवं शिक्षाओं को मार्क्सवाद का नाम दिया जाता है। चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे मार्क्सवादी सिद्धांत। अगर ये पूरी वीडियो आपने अच्छी तरह से देख लिया तो मुझे उम्मीद है कि इसकी नोट्स जो है आप बहुत आसान तरीके से बना लेंगे। एक बार ध्यान से इस वीडियो को आप देखें जरूर। मार्क्सवादियों के अनुसार मानव इतिहास 6 युगों में बटा था। मानव का जो पूरा इतिहास था वो 6 युगों में बटा था। ये 6 युग कौन से थे? आदिम युग, गुलाम युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग, श्रमिकों की तानाशाही, साम्यवादी युग। ये आप गौर से देखेंगे। आप इन 6 युगों के बारे में बताएंगे और ये 6 युगों का जो विवरण हम आगे करने वाले हैं उसी में पूरा मार्क्सवादी सिद्धांत आ जाता है। चलिए सबसे पहले हम बोलेंगे कि मार्क्सवाद क्या है। नंबर 1 देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण विचारधारा। ये तो आप आराम से लिख लेंगे। मार्क्सवाद क्या? अत्यंत महत्वपूर्ण विचारधारा है। 2 नंबर में क्या लिखेंगे? प्रमुख विचारक मार्क्स और एंजल्स थे। अभी अभी मैंने बताया कि मार्क्स और एंजल्स दोनों मित्र थे और दोनों के विचारों को ही मार्क्सवाद का नाम दिया जाता है। उसके बाद नंबर 3 आप देखिए, भौतिक परिस्थिति के कारण राजनीतिक परिवर्तन होते हैं। इन्होंने कहा कि जो भौतिक परिस्थिति है मानव समाज की, जो ये आप देख रहे हैं ना भौतिक परिस्थिति, इसी के कारण कोई भी राजनीतिक परिवर्तन होते हैं। अब ये समझिए कि भौतिक परिस्थिति क्या है, क्योंकि ये तो प्रश्न है ना कि भौतिक परिस्थिति के कारण राजनीतिक परिवर्तन होते हैं। तो ये भौतिक परिस्थिति क्या है? भौतिक परिस्थिति ये 2 चीज़ है, उत्पादन की प्रणाली और वितरण की प्रणाली।
उत्पादन की प्रणाली का अर्थ है कि जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है और उसके जो तरीके हैं, अब वो कृषि भी हो सकता है, उद्योग भी हो सकता है, विभिन्न तरह, और वितरण की प्रणाली, उसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। देखिए यहाँ पर देखेंगे उत्पादन के साधनों पर, ठीक है, यहाँ देखिए आप, ये जो स्टार में दिया हुआ है, उत्पादन के साधनों पर अगर अमीर लोगों का अधिकार होगा तो शिक्षा, धर्म, राजनीति और न्याय पर इनका अधिकार होगा। आप समझ सक रहे हैं कि अगर अमीर लोग जो है वो उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर लेंगे, मतलब कि कृषि पर या उद्योग के ऊपर अगर अमीर लोगों का अधिकार होगा तो शिक्षा जो होगी, धर्म जो होगी, राजनीति जो होगा, न्याय जो होगा, इन पर अधिकार होगा। ये तो आप ऐसे भी प्रैक्टिकली भी देख पाते हैं कि जो ज़्यादा अमीर है वो इन चीज़ों को प्रभावित करते हैं। यदि उत्पादन के साधन पूंजीपति के हाथ में होगा तो भी राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर इनका अधिकार होगा। ठीक है, अमीर लोगों से कहने का मतलब है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अमीर लोग मतलब पूंजीपति लोग, पूंजीपति जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो जब इनके हाथ में उत्पादन के साधन होंगे तो राजनीति भी इन्हीं के अनुसार चलेगी और सामाजिक जीवन भी इन्हीं के अनुसार चलेंगे, है ना। और तब क्या होगा, तब होगा गरीबों का शोषण। अब देख पा रहे हैं, गरीबों का शोषण होगा। ये आराम से हम लिख सकते हैं कि जब अमीर लोग जो हैं वह उत्पादन के साधन अर्थात कृषि पर या उद्योग के ऊपर अपना अधिकार जमा लेंगे तो वो करेंगे गरीबों का शोषण, ऐसा मार्क्स कहता है। तब क्या होगा, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि ऐसा होने से क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, ये जो पहला उधर 6 युग बताए थे, उस 6 युग में आप देखिए पहला जो युग है वो है आदिम समाज। आदिम समाज कैसा था पहले इसको समझिए। मनुष्य पहले कंदमूल खाते थे, पशुपालन करते थे, शिकार करते थे, जनसंख्या कम थी, झगड़े नहीं होते थे, कोई वर्ग नहीं था, राज्य और शासन नहीं था, राजनीति भी नहीं थी। देख लीजिए आप, आदिम समाज कैसा था हमको लिखना होगा कि मार्क्स ने पूरे मानव इतिहास को 6 युगों में बांटा, जिसमें पहला युग था आदिम समाज। आदिम समाज में क्या होता था, मनुष्य कंदमूल खाता था, पशुपालन करता था, शिकार करता था, और उस वक्त जनसंख्या कम थी इसलिए झगड़े नहीं होते थे, क्योंकि प्रचुर मात्रा में सामग्री थी, खाने पीने के प्रचुर मात्राएं थी, कहीं पर कोई वर्ग नहीं था कि वो आपस में झगड़ा करते, इसीलिए राज्य और शासन भी नहीं थी, राज्य की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि झगड़े ही नहीं थे, तो राज्य की आवश्यकता नहीं थी, कोई राजनीति नहीं करता था। मतलब हम कह सकते हैं कि आदिम समाज उस समाज का यहाँ वर्णन है जहाँ राज्य बना ही नहीं था, राज्य की आवश्यकता ही नहीं थी, शासन की आवश्यकता ही नहीं थी, राजनीति की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि लोग खुश थे। खुश क्यों थे, क्योंकि वो खा रहे थे, शिकार कर रहे थे, जनसंख्या कम थी, प्रचुर मात्रा में सामग्री थी। उसके बाद लेकिन यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रही। उसके बाद जो अगला युग आया गुलाम युग, यहाँ देखिए 2 नंबर युग है, यहाँ से शुरू होता है दूसरा युग, गुलाम युग था। गुलाम युग में क्या हुआ, आप देखिए कुछ समय बाद लोग कृषि करने लगे। अब जो है लोग कंदमूल नहीं खाने लगे, तोड़ तोड़ कर नहीं खाने लगे, बल्कि उन्हें अब उत्पादन करने की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, तो ज़मीन पर एक जगह स्थायी रूप से वो लोग बसने लग गए और बसते बसते उन्होंने कृषि की शुरुआत की। लेकिन जब कृषि की शुरुआत की तो स्थिति आसान नहीं थी। जो ताकतवर लोग थे वो ज़मीन पर कब्जा करने लग गए, है ना, क्योंकि शासन नहीं थी उस वक्त, कोई कानून भी नहीं था, जो जिनके पास जितना ताकत होता था वो उतनी ज़मीन हथिया लेते थे, और कमज़ोर लोग को खेती करने पर बाध्य किया गया। जो उस समय कमज़ोर वर्ग थे उन्हें ज़बरदस्ती खेती कराई जाने लगी। इस प्रकार ये गुलाम युग शुरुआत हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देख लीजिए यहाँ पर तीसरा जो युग शुरू हुआ वो युग कहलाया सामंती युग।
इसमें क्या हुआ कि कुछ लोग भूमि के स्वामी बन बैठे। अभी अभी मैंने कहा कि ताकतवर लोग जमीन हथियाने लगे और किसानों के द्वारा खेती करवाने लगे। और इसी युग में हुआ औद्योगिक विकास, उद्योग धंधे भी स्थापित होने लगे, नगरों की स्थापना हुई और समाज उस वक्त 2 वर्गों में बट गया। समाज कई वर्गों में बट गया, 2 वर्गों में। कौन नंबर देखिए, जमींदार वर्ग और दूसरा जमींदार या व्यापारी वर्ग, और दूसरा हो गया किसान या दास वर्ग। समझ में आ रहा है? कब ये शुरुआत हुआ? जब लोग जमीन के स्वामी बन बैठे तो वे किसानों को खेती करवाने लग गए। उसी समय औद्योगिक विकास हुआ तो कुछ लोग जो है वह व्यापारी भी बन गए। तो इस प्रकार पूरा समाज 2 वर्गों में बट गया, जमींदार जिनके पास जमीन होती थी, व्यापारी जो व्यापार करते थे, और इधर एक कौन सा वर्ग बना, किसान या दास। ठीक है, या तो वो खेती करके किसान में आ गया, और या फिर वो व्यापारी के अंतर्गत, मालिकों के अंतर्गत दास बन गए। जिस राज्य का गठन हुआ, अब राज्य जो बन चुका था गुलाम युग में ही उसकी शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि गुलाम युग में जो ताकतवर लोग थे वह शासन करना शुरू कर दिए थे। तो एक तरह से राज्य का जो है विकास वहीं से शुरू हो गया, और इस युग में आते आते राज्य जो है और शक्तिशाली होने लग गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले युग की तरफ। देखिए, अब समाज जो है सामंत युग से निकल के किस युग में आ जाता है, पूंजीवादी समाज में। देख पा रहे हैं यहाँ बच्चों, पूंजीवादी समाज में यहाँ क्या होता है देखिए, यहाँ भी शोषण उसी प्रकार से होती है जैसे सामंत युग में हुआ करता था। समाज 2 वर्गों में बट गया, एक पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग। समझ गए? मजदूर वर्ग का शोषण करने लग गए। पूंजीपति वर्ग लोग क्या करते थे, मजदूरों का शोषण करते थे, और जब मजदूरों का शोषण होने लगा तो जाहिर सा बात है कि शोषण जब हर समाज में हो रहा था, धीरे धीरे ये जो शोषण की नीतियां थी वो और कठोर होती चली गई। तब आता है ये जो 5वां युग, देखिएगा यहाँ पे आप लिखेंगे श्रमिकों की तानाशाही। श्रमिकों की तानाशाही। अब मजदूर लोग एक होंगे और वो अपनी तानाशाही को स्थापित करेंगे। क्यों? देखिए, मजदूर शोषित, गरीब, परेशान होकर क्रांति करेंगे। मार्क्स कहता है कि जब मजदूरों पर, किसानों पर शोषण अत्यधिक बढ़ जाएगा तो वो क्या करेंगे, ये शोषित और गरीब जब बहुत परेशान हो जाएंगे तो वो क्रांति करेंगे, वो रेवोल्यूशन करेंगे। और तब क्या चीज़ का जन्म होगा, वर्ग संघर्ष का। जाहिर सा बात है, जहाँ भी वर्ग ज़्यादा होते हैं वर्ग संघर्ष होता है। तो वर्ग संघर्ष यहीं से आरंभ होता है कि जब श्रमिक एक हो जाएंगे, श्रमिक मिल जाएंगे और अपनी जो शोषण है उसके खिलाफ में जब आवाज़ें बुलंद करेंगे तो क्रांति का जन्म होगा, वर्ग संघर्ष का जन्म होगा। तब क्या होगा, जब ये संघर्ष होगा तो कौन जीतेगा? जीतेंगे गरीब लोग। क्यों गरीब लोग जीतेंगे? क्योंकि इनकी जनसंख्या अधिक होगी। अमीर लोग तो चंद मुट्ठी भर अमीर होते हैं, लेकिन गरीबों की जनसंख्या अधिक होती है। तो शोषण जब अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो ये गरीब लोग जब क्रांति करेंगे तो इनकी जीत होगी, इनकी संख्या अधिक है इसलिए। और अमीर क्या होगा वहाँ पे, अमीर हार जाएंगे क्योंकि इनकी संख्या कम होगी। और समाज तब क्या हो जाएगा, फिर जिस समाज का गठन होगा वो वर्ग विहीन हो जाएगा। मतलब अब कोई वर्ग नहीं रहेगा, क्योंकि श्रमिक क्या करेंगे, इन अमीरों को हटा देंगे, इन अमीरों को नष्ट कर देंगे, और राज्य और राजनीति जो है यहीं से समाप्त हो जाएगी। क्योंकि राज्य तो इनके हाथ का एक खिलौना बन चुका है। ये अमीर जो कहते हैं वो राज्य करता है, वो शासन करता है। तो जब ये लोग क्रांति करके समूल नष्ट कर देंगे, राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, तो एक अलग प्रकार के समाज की गठन होगी। आइए देखें वो कौन सा समाज होगा। वो समाज यहाँ देख लीजिए, 6 नंबर जो यहाँ पे युग है, आपको दिखा दें यहाँ पे साम्यवादी युग। ठीक है ना, यहाँ आप देखेंगे ये साम्यवादी युग यहाँ से शुरू होता है। 6ठा युग हमारा साम्यवादी। समाज से जब राजनीति समाप्त हो जाएगी, अभी मैंने कहा है कि गरीब और शोषित जो है समूल नष्ट कर देंगे राज्य को, राजनीति समाप्त हो जाएगी। जब राजनीति
समाप्त हो जाती है तब साम्यवादी युग आता है और तब एक आदर्श समाज बन जाएगा। उस आदर्श समाज में लोगों की योग्यता के अनुसार काम मिलेगा, जो लोग योग्य होंगे उन्हें काम मिलेगा और ज़रूरत के अनुसार पैसा मिलेगा, यानी सभी लोगों को जितनी आवश्यकता होगी उतना पैसा मिलेगा। साम्यवादी युग, यहाँ देख रहे हैं, साम्यवादी यानी समानता का युग। तो मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक दमनकारी संस्था है। मार्क्स ने क्या कहा कि ये जो व्यवस्था है, क्योंकि जब राज्य नहीं था तब तो लोग खुश थे। आप देखें आदिम युग में आपने देखा कि लोग खुश थे, उस समय राज्य नहीं थी, राजनीति नहीं थी, लोगों में झगड़े नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे जो है युग बदलते गए वैसे वैसे गुलाम और दासता का युग और सामंती युग और पूंजीवादी युग, ये सारे युगों में देखा गया कि जो पूरा समाज था दो वर्गों में बटा हुआ था। तो फिर उनमें क्रांति भी आवश्यक थी और जब क्रांति होगी तो वे हारेंगे, वे अमीर लोग हारेंगे क्योंकि उनकी जनसंख्या कम होगी और जब वे हार जाएंगे, राज्य समाप्त हो जाएगी, राजनीति समाप्त हो जाएगी, तो एक नया समाज बनेगा, वो साम्यवादी समाज होगा। और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वर्ग विभेद भी समाप्त हो जाएंगे और इस वर्ग विहीन समाज में राज्य की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि मार्क्सवादियों ने जो है राज्य की सत्ता को अस्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य एक दमनकारी संस्था है, राज्य नहीं होना चाहिए। किसी भी समाज में अगर राज्य आता है तो ही विभेद पैदा होता है। तो इस प्रकार राज्य को इन्होंने नहीं माना और इन्होंने देश के, विश्व के सारे श्रमिकों को एक होने को कहा और कहा कि सब क्रांति करें और उस क्रांति के जरिए जो है इनके शासन को नष्ट कर दें। इस प्रकार ये हमारा 6 युग समाप्त होता है। बच्चों अच्छी तरह से आप इसको पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को वॉच करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।